मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म, बहुत सारी नई खबरें हैं, नए मौज़ूआत हैं, नए टॉपिक्स हैं और हम सबको पता है कि रमज़ान की आमद करीब है, तो रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। बट हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात से और आज की अच्छी बात यह है कि लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने को काबिल इंसान समझते हैं, लेकिन हकीकत में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। यानी अगर हमारे नज़दीक, हम ये मैं हकीकत बता रही हूँ, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है ना जो बहुत अंग्रेज़ी बोल रहा है, जो बहुत अच्छा लिख रहा है, हम कहते हैं कि यार कितना काबिल इंसान है। लेकिन काबिलियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि वो इंसान कितना अच्छा सोचता है, उसके दिल में लोगों के लिए कितना रहम है, उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, वो लोगों से हसद नहीं करता, लोगों की कामयाबियों पे खुश होता है। ये वो इंसान है जो हकीकी मायनों में अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज का जिक्र करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि रमज़ान की आमद है, आनों को इस अज़मत वाले महीने की क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। बिकॉज जब भी किसी चीज़ की आमद होती है, कोई चीज़ आने वाली होती है या हम किसी चीज़ से मिलने वाले होते हैं, तो हम फुल तैयारी करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, बनाते हैं। तो रमज़ान की तैयारी क्या है, आज प्रोग्राम में मुफ्ती बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे। इसके अलावा मुल्तान के काश्तकार से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम लगाया है। ये सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, कितनी बचत करता है और इन फ्यूचर ये सिस्टम हमारे काश्तकार भाइयों को कितना फ़ायदा दे सकता है, तो आज प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मुझ समेत हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जेब में पैसा हो और बेतहाशा हो। ज़िंदगी में पैसे की रेल पेल होनी चाहिए। पैसे को अपनी ज़िंदगी में आप कैसे ला सकते हैं, नुस्खा क्या है, यानी पैसे को किस तरह अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके हवाले से आज हम बड़ी ज़बरदस्त एक टोटका लेकर आए हैं। चलिए इसको टोटका कह लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी क्या है, इससे आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी किस तरीके से दूर होती है, ये कैसे की जाती है, इसके कितने सेशंस होते हैं, कितने टाइम में ये सेशंस कंप्लीट होते हैं, सब पर सायरा सफर से आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब आज हमारे साथ किचन में शेफ़ बशीर मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या बना रहे हैं। एज़ मैंने कहा ना कि जी रमज़ान करीब है कि और रमज़ान करीब होता है तो खाने पीने की भी बहुत सारी तैयारी होती है, बहुत सारे नए मौज़ूआत होंगे, रिपोर्ट्स होंगी जिनको हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे इजाफी पैसा अपनी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है। मेहनत करेंगे तो आएगा, लेकिन और कैसे आ सकता है। डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप, कैसे पैसा आ सकता है ये? अच्छा अब मेहनत करके, ये तो हकीकत है ना कि मेहनत आप करें, पैसा नीचे मजदूर भी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, राइट? वो इतना नहीं कमाता जितना कोई एक और आदमी कमाता है जो उससे कम मेहनत करता है। मेहनत नहीं होती, पैसे को अट्रैक्ट करना पड़ता है। कशिश होनी चाहिए आपके अंदर, और वो कशिश मुख्तलिफ तरीकों से होती है। ठीक है, दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है, कशिश की इबादत करते हैं इंसान। और दूसरी चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसों से नफरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर पैसे से लो जी, आप किसी अमीर को देखते हैं, आप कहते हैं 2 नंबर का कमाया होगा, तो आपने क्या किया, डर्टी मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सबकॉन्शियस में जब आ गया तो आप पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, हमेशा हैंड टू माउथ रहेंगी, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें। तो पहले ये देख लें कि अगर कोई आदमी कामयाब है, अमीर है, तो आपके अल्लाह ताला उसको दिया, मुझे भी दे। मतलब रश्क आना चाहिए, हसद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने एक टेक्निक बताई थी मेरे अपने सोशल मीडिया पे। ठीक है। वो इतनी वायरल हुई, लाखों लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया है, और लोगों ने जब इस टेक्निक को अप्लाई किया तो हमारे पास टेस्टिमनी आना शुरू हुई कि जी मेरे इतने पैसे, 500 पाउंड मुझे कहीं से मिल गए, किसी को $1000 मिल गया। तो ये टेक्निक है, इस टेक्निक में कोई जाता नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं खर्च करने। ये टेक्निक एक एंशिएंट तरीका, फेंग शुई का आपने नाम सुना होगा। जो डिजिट्स होते हैं ना, नंबर्स, इनकी अपनी एक बड़ी जबरदस्त हिकमत है। अच्छा, आप देखें, सेफ खोलने के लिए डिजिट चाहिए, मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए डिजिट चाहिए, ठीक है, हर चीज के लिए डिजिट चाहिए। इसी तरह इस पूरे डिजिट के निज़ाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी दिया, यानी जितनी मरतबा जहन्नम है उतनी मरतबा जन्नत है, जितनी मरतबा जिंदगी है उतनी मरतबा आखिरत मौत है। तो ये जो नंबर है इसका एक राज है, और ये फेंग शुई में भी बड़ा दिखाया जाता है। तो अब आपने करना ये बड़ा सिंपल है जी, और प्लीज़ मुझे मेहरबानी करके मैसेजेस मत करना, क्योंकि मेरा काम है बता देना। हाँ। अब किसको जितना मिलता है मेरे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के ऊपर। आपने इस तरह सफेद कागज पे, ये तो मैंने दिखाने के लिए लिखा हुआ ना हो। अच्छा जी। प्लेन पेपर, इसको फोटो पेपर कहते हैं, फोटोस्टेट,
इस पे आपने ये 3 नंबर लिखने हैं। अच्छा जी। और आपने ग्रीन कलम से लिखने में, ग्रीन कलम भी लेके आया था, 808, 520 एंड 741, ये 3 नंबर्स लिखने। ये 3 नंबर लिखने के बाद मैं चूंकि इस प्रोग्राम में आ रहा था, मैंने कहा दूसरा काम भी कर लूँ उसका। अच्छा। 5 इलायचियाँ लेनी है आपने। ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटके पे तो खैर पूरी कौम ही चलती है हमारी। ये 5 इलायची ली, इसको आपने रैप कर देना है। ठीक है। और मैं आप सबसे कहता हूँ जो यहाँ लोग मौजूद हैं, इसको करके देखें। रैप करके इसकी पुरिया बना लें, जैसे हकीम की पुरिया लोग बनाते हैं। ठीक है। ये इलायची आपने कितनी ली? 5 इलायची, 3 नंबर ही लिख दिए। इसको आप इस तरह बंद करें। इस पे चाहे तो रबर बैंड डाल दें, चाहे तो इसको अच्छी तरह, वो एक खास बनती है, वो तरीका मुझे आता नहीं, लोग बनाते होम्योपैथिक वाले जो देते हैं पुरिया, वो ऐसा। हाँ, ठीक है जी, बन गया। करने के बाद बस इसके बाद आपने जेब में रख लें इसको। अच्छा। अगर कुछ दिनों के बाद आपको लगे कि इलायची खराब हो गई है तो चेंज कर दें दूसरी इलायची। अच्छा। दूसरे कागज पे वही नंबर लिख लें, बस जेब में रखें। अब इसकी जो सबसे बड़ी कमाल है वो ये कि जो पैसा फंसा हुआ है आपका, किसी को आपने उधार दिया है या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने तनख्वाह नहीं दी अभी तक आपको, तो ये बड़ा काम आएगा। पैसे फंसे हुए, मैं उन पैसों को निकलवाने के लिए उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। अच्छा। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके। अपना काम करते रहें जो आप कर रहे हैं। ठीक है। ये तो डेफिनेटली एक एफर्ट ज़रूरी है। ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये अमल की दुनिया। इसमें अमल करेंगे तो रद्द अमल होगा, रद्द अमल के बगैर नहीं होगा। तो वो अमल करते रहे, मैं भी करता हूँ, आप भी करती है, सारे लोग करते हैं। बट ये काम आप करके देखें और उम्मीद करता हूँ मुझे बाद में बताइएगा कि जी आपके पास पैसे में बरकत शुरू हो गई है। अब कैसे मैंने, और मैं इसलिए खास कर रहा हूँ, रमज़ान आने वाला है, ठीक है ना। और मुझे आज एक लिस्ट ला के दी, हर साल हम मालूम करते हैं कि जी एक फैमिली के लिए राशन कितने का था, 10 किलो आटा वगैरह 4,500 का था पिछले साल। आज मेरे पास लिस्ट आई है 9,000 रुपये का। तो अब एक आम आदमी है, उसको ज़ाहिर है रोज़े भी रखने और ज़रूरत तो है, तो अगर ये कर ले तो उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान अच्छा गुजरेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं जरा, नंबर रिपीट करें, बार-बार जिसे हमारी टीम भी पूछ रही है, नंबर बताएं और हम आप भी जानना चाह रहे हैं। 808 808 520 एंड 741 808 520 लिख लें एंड 741। ठीक है। 808 741। ठीक है। और 5 इलायची रखनी है। और एक जहन में एक चीज रखिएगा कि जिससे हम मांग रहे हैं उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। बेशक बेशक, ठाटे मारते आपको भी दे दिया, मुझे भी मिल गया, फिर भी कोई कमी नहीं होगी। इस ईमान के साथ कीजिए और एक डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है तो मैं इतने परसेंटेज जो है वो राह-ए-अल्लाह में खर्च करूंगा। ये चैरिटी भी आपकी डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट ही है ना, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो इनसे आपने बताया 808 520 741, इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई गुटली बंद करो, गिनना आम खाओ। फिर भी बता देता हूँ, मैंने आपसे कहा ना कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, अगर आप किसी आलिम दीन के पास जाएं, वो आपको एक वजीफा देते हैं। जब वजीफा देते कहते जी 41 मरतबा पढ़ना है आपने। हाँ, ठीक है। ये 41 टाइम्स क्यों, 1000 मरतबा पढ़े। ये चाबी होती है कुछ न कुछ चीज़ों को खोलने की। ओके। तो वज़ाइफ जब आप पढ़ते हैं, उस वज़ाइफ से जो फ़वाइद हैं वो उसी वक्त खुलते हैं जब इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको विर्द करना होगा, उसका जिक्र करना होगा। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये जो नंबर है, ये नंबर को लिख के अगर 5 इलायची के साथ रखते हैं, बेसिकली आप 3 डिजिट ये डिजिट हो गए और फिर 5 इलायची। देखा जाए तो डिजिट के हिसाब से नंबर 8 मिलता है। नंबर 8 का कमाल ये है कि वो चीज़ जो आपके पास से गई थी वो घूम के फिर आपके पास आएगी। अच्छा। तो जिसको आपने पैसा दिया था या जो आपका हक का आपने मेहनत की थी, आपको सैलरी मिलनी चाहिए, या किसी ने कमीशन पे काम किया, किसी ने प्रॉफिट पे काम किया, तो वो 8 में आपका पैसा घूम के आपके पास वापस आएगा। ओके। अच्छा, देखिए, वजीफों की आपने बात की डॉक्टर साहब, जब वजीफा पढ़ते हैं तो आपका एक ईमान होता है, आपका यकीन होता है, इसमें भी ईमान और यकीन बहुत मैटर करते हैं। देखिए, आप एक चीज़ तो कहें, पहली तो चीज़ है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मुसलमान बिस्मिल्लाह करके बनाए इसको। दुरूद पाक पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। हिंदू अपने मजहब के हिसाब से, क्रिश्चियन अपने मजहब के हिसाब से, देने वाला तो एक ही है ना, मज़ाहिब अलग अलग होंगे। तो मुसलमानों को तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे हम मजहबों को, कि बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद इब्राहिम पढ़े और उसके बाद डाल दे और नियत कर ले कि अल्लाह मियाँ जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा उतना मैं दूंगा। ज़कात के अलावा होगा ये, ज़कात 2.5% तो फिक्स है। जैसे मेरी आदत है, मैंने जब मुझे 40-45 साल हो गए इन उलूम को सिखाते हुए,
आप यकीन कीजिए हमारे पास एक ख़ास बॉक्स है, इसको हम कहते हैं अल्लाह मियाँ का डब्बा। अच्छा। जब हमारे पास हम एक वर्कशॉप किया, सेमिनार किया, उसकी अखराजात निकाल के जो भी इनकम आई ना, उसी वक्त 5% निकाल के अल्लाह मियाँ के डब्बे में चले गए। और मैं आप यकीन दिलाता हूँ वो डब्बा आज तक खाली नहीं हुआ। क्या बात है। उस डब्बे से दूसरों के काम चलते हैं मगर आज तक खाली नहीं हुआ। तो जब आप ये नियत कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली बरकत होगी, अल्लाह देने वाला है। हाँ, अल्लाह के बंदों के लिए तो ये बेस्ट है। करें जी रमज़ान में और दुआएं देना, और क्या अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और कुछ आपकी मसाइल हल हो, बरकत हो, बस और क्या अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए आजकल जो हालात चल रहे हैं स्पेशली फाइनेंशियली, अगर मैं इशूज़ की बात करूँ, लोग बहुत परेशान है। ऐसे सर जी के पिछले साल 4.5 इस दफ़ा 9.5 का राशन मिला और ये हर जगह पर है और हर कोई परेशानी में मुब्तला है। क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को आप? पहली चीज़ याद रखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि होता ही जब एक सिचुएशन आती है हमारे लिए तो हम परेशान हो जाते हैं। जब इंसान परेशान, पैनिक, जब आप परेशान हो जाए, एंग्शियस हो जाए, पैनिक हो जाए, तो आप हिम्मत हार बैठते हैं। तो पहली जो चीज़ है कि ये डिसाइड कर ले इस मुल्क में रहना है कि नहीं रहना है ना, बस ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सोचे कि मैं इन मसाइल का हल कैसे तलाश करूं। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई और माशाल्लाह लोगों ने अमल करना शुरू। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी आपका हस्बैंड की अब इनकम तो उतनी है मगर अखराजात बढ़ गए, तो अब क्या करें। तो एक काम करें, खातून से कहा आप क्या चीज़ बहुत अच्छा बनाती हो, कहती बिरयानी बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आपने एक सोशल मीडिया पे पेज बनाए, मिसाल अगर नूर जहां बिरयानी मिसाल के तौर पर, राइट, बिरयानी एडवर्टाइज करें और उसके बाद आप भेजें राइडर के जरिए बिरयानी, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हमारा एक प्रॉब्लम पता है क्या है, ये मैं आज आपके प्रोग्राम से अपने हमवतनों को एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो मुझे क्या होता है, एंड ऑफ द मंथ ये तनख्वाह मुझे वहां से मिलेगी, यानी पैसा एक सिम से आएगा मेरे पास, वो तनख्वाह की सूरत में। मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पास पैसा किसी सिम से भी आ सकता है, शर्त ये कि उस सिम पे भी मैं बीज डालूं और पौधे लगाऊं, इन्वेस्ट करूं ना, इन्वेस्ट करूं, सोचूं नई तरीका क्या हो सकता है। ये हम नहीं करते। तो एक तरह से जिन कौमों ने तरक्की की है दुनिया के अंदर, अगर आप उनको स्टडी करें तो एक तो एजुकेशन है उनके पास, दूसरा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हम जब मुश्किल में होते हैं ना, आइंस्टाइन कहता है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो उसी कॉन्शियसनेस में आपको हल नहीं मिलेगा, आपको अपने कॉन्शियसनेस से प्रॉब्लम को दूर करना होगा। यानी मैं इस वक्त परेशान हूँ, पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं, तो अब मैं जो भी सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास तो मैं परेशान हूँ, गुर्बत है। अब इसी परेशानी में मुझे हल नहीं मिलेगा, तो मैं ये करूँ कि तसव्वुर करूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास पैसा है, मैं अपने सारे बिल्स दे पा रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं सोचूं कि पैसा कहाँ से आया मेरे पास। तो जब आप उस प्रॉब्लम से माइंड को निकाल कर एक और लेवल पे सोचते हैं तो आपके पास आइडिया आना शुरू होते हैं कि मैंने, अच्छा मैं मिसाल के तौर पे 2 बुक का ऑथर हूँ। पहली किताब मेरी कंप्लीट सोल्ड आउट होगी, पेबल्स ऑन द बीच नाम था। जब दूसरी किताब लिखी तो पब्लिशर कहता सर पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी पढ़ने वाले ख़त्म हो गया, आप उर्दू में करें। तो हमने उर्दू में किया, अभी तक उसको लॉन्च भी नहीं किया। तो अब मैं 2 किताबें देखें, एक इनकम मेरी वहां से हो गई, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूं, दूसरी इनकम, तीसरी इनकम वर्कशॉप सेमिनार, चौथा गेस्ट स्पीकर की दे देता हूं, वहां से इनकम मिलती है। तो मल्टीपल इनकम आप हर कोई कर सकता है। तो बस ये कि सोचे आपकी सलाहियत क्या है, हाँ सोचे और सलाहियत क्या है, रास्ते निकालने गिव अप। एक दफा इंग्लैंड के अंदर विंस्टन चर्चिल का स्कूल था जिसमें वो पढ़ा था। तो जब बड़ा मशहूर आदमी बन गया विंस्टन चर्चिल, तो उसके स्कूल की एक सेरेमनी थी, उसमें उसको बुलाया। अब सारे बच्चे खड़े हैं कि द ग्रेट विंस्टन चर्चिल इज गोइंग टू गिव अ स्पीच। वो स्टेज पे आया, बच्चों को देखा, हजारों बच्चे थे, सबको देखा, चुप रहा। अब लोग इंतजार कर रहे, कुछ बोले। चंद मिनट के बाद उसने खाली एक जुमला कहा, नेवर गिव अप, और उतर गया स्टेज से। पूरी उसकी स्पीच ये थी कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, कुछ भी हो। तो इस वक्त जिन हालात से हम गुजर गए, पहली तो बात है हार नहीं माननी, सोचना है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी और अपने अतराफ में जो लोगों के हैं उनकी जिंदगी बेहतर कैसे कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा। एक तो ये ना कि आपने गिव अप नहीं करना, लेकिन आज के टाइम में हम ये देखते हैं कि लोग शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं, बजाय इसके कि मेहनत करें। हम ये कहते हैं कि जैसे शॉर्टकट के थ्रू हमें पैसा मिल जाए, या आप शॉर्टकट के थ्रू 2 नंबर के आप समझ लें, आप उसको देखें उस पैसे में बरकत नहीं होती, मिल तो जाता है। मतलब पंचर वाला एक ही जगह 4 पंचर के पैसे लेगा, मगर बरकत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमार हो जाएगा घर में। दूध वाला दूध में पानी मिलाता है,
हुआ ये है, एज ए नेशन कहीं ना कहीं हमारे जहनों में कोई वायरस बरसों पहले से आ गया। कोई ऐसा वायरस आ गया जिसने एज ए नेशन हमको ये जल्दबाजी वाला काम, 2 नंबर का काम, मुकाओ, जुगाड़, ये सब वर्ड्स हैं, इसकी तरफ ले आया। तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम अपने जहनों के अंदर कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल करें जिससे हम इस तरह की डेवलपमेंट करें अपनी ज़ाती और मुल्क की, कि जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे फ़ायदा हो। ये जो शॉर्टकट होता है ना, ये सिर्फ पर्सनल फ़ायदा होता है, एक फैमिली का, एक शख्स का, ये सोसाइटी को फ़ायदा नहीं होता शॉर्टकट से। मगर अब मसला है कि लोगों का माइंडसेट हो गया ऐसा, तो अब हमें करना क्या होगा, हमें कोशिश करनी होगी कि लोगों तक ये बात पहुंचाए कि अगर लॉन्ग टर्म करना है, अपने बच्चों का सोचना है, तो शॉर्टकट मत करो। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जरूरी है जी, मेहनत करें, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, हमेशा एक जगह पे अपना ध्यान ना रखें, सोचें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कितने सारे रास्ते बनाए और आप कितने सारे रास्तों से कमा सकते हैं, पैसा हासिल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को भरपूर तरीके से पूरी कर सकते हैं। हमें लेने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि मुल्तान के काश्तकार ने अपने खेतों में सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम लगाया है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन को 10 घंटे में सैराब करने लगा है ये सिस्टम। इस जदीद सिस्टम को मोबाइल की मदद से घर बैठे भी ऑपरेट किया जा सकता है। काश्तकार मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसमें होता क्या है बेसिकली ये सिस्टम? सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम मसनूई बारिश का एक निज़ाम आपाशी है। ये दायरे में जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह घूमकर हमवार और ना हमवार रकबों को सराब करता है। इससे हर एक पौधे को खाद और पानी की बराबर मिकदार मिल रही होती है। ठीक है। और फार्मर्स हमारे अपनी फसलात उगाकर एक अच्छी इनकम इससे ले रहे हैं। ठीक है। और इस सिस्टम से जो लेबर की है तकरीबन 70 से 80% बचत होती है, पानी की 30 से 40% बचत है, और जो खादें हैं उनकी 25 से 35% बचत है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पैदावार में 20 से 50% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है मुख्तलिफ फसलात में। अच्छा। उनके पोटेंशियल के लिहाज से। अच्छा। इससे जो हमारे इनपुट कास्ट कम हो जाती है और जो पैदावार है, जो हमारी आमद है, वो उसमें इजाफा होता है। ओके। अच्छा इमरान, मुझे बताएं ये अभी कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और क्या ये इजीली अफोर्डेबल है? ये सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में आपका थाल का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का रेगिस्तान है, इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी लगाया गया है और बड़ा कामयाबी से चल रहा है। तमाम फार्मर इससे इस्तेफादा ले रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी की ऐसे है, जितने हमारे बड़े फार्मर्स हैं और कारपोरेट फार्म्स हैं वो तो इसको इजीली लगा लेते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं। जो हमारा छोटा फार्मर है, हमारे साथ बहुत लोग डिस्कस करते हैं लेकिन इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर हमारी हुकूमत इसके ऊपर सब्सिडी प्रॉपर दे, तकरीबन 80-20 की सब्सिडी होनी चाहिए, और साथ में इसके ऊपर जो टैक्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएँ, तो इससे हमारे थल है, चोलिस्तान है या थार के रेगिस्तान है, इनको हम बड़ी आसानी से लहलहाते खेतों में कन्वर्ट करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जो आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएंगे। ओह जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, रफली आइडिया अगर मैं लेना चाहूँ तो कितनी लागत आएगी कि इसको अगर कोई अपना इस्तेमाल करना चाहे, लगाना चाहे, तो कितनी एक रफली लागत का आइडिया आप मुझे दे सकते हैं? क्या एस्टीमेट? ये सिस्टम बेसिकली 50 एकड़ से लेकर 250 एकड़ तक डिज़ाइन होता है। इसके दरमियान किसी के ऊपर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा। तो जब 50 एकड़ पे होता है तकरीबन इसकी लागत 4 लाख रुपए फी एकड़ आ रही होती है। ये ऊपर जाते हैं 250 एकड़ की तरफ तो इसकी जो लागत है पर एकड़ कम होती जाती है। 250 एकड़ तक तकरीबन जो इसकी लागत है 3-3.25 लाख रुपए फी एकड़ होती है। सही है। अच्छा अभी तक जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम, रिजल्ट इसका कैसा आया है, इसका फीडबैक क्या मिला आपको? इसका बेसिकली ये सिस्टम बड़ा एक स्मार्ट सिस्टम है। इसको आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया के किसी कोने से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, इसको मॉनिटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लेबर कम हुई और जो फार्म के ऑपरेशन से वो बड़े एफिशिएंट होने की वजह से
जैसे मैंने अगर मैं आपको कमाद की फसल की एग्जांपल दूं तो थल के जो हमारा रेगिस्तान है ये बिल्कुल एक सैंडी एरिया है, रेत है, जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो सेंटर पिवट के ज़रिए हमने 1750 मन गन्ना की पैदावार फी एकड़ ली है। तो वो कैसे मुमकिन हुई है? क्योंकि इसके ज़रिए हम डेली की बुनियाद पर या दूसरे तीसरे दिन की बुनियाद पर इरिगेशन कर रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं। पानी में जो इसका फर्टिगेशन का प्लान होता है हम उसे बिल्कुल स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा, डेली बेसिस के ऊपर हर पौधे को खुराक मिल रही होती है। अगर इसकी मैं एक मिसाल दूं, जैसे हम इंसान हैं, हम खुराक डेली बेस पे खा रहे होते हैं, इसी तरह पौधों को भी ऐसे चाहिए होती है। ठीक है। जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उसमें ये होता है कि हम एक बार इरिगेशन करते हैं, 8-10 दिन 15 दिन हमारा फार्मर वेट करता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं कुछ अर्सा उनको खुराक वो चीज़ें मिल रही होती है। जब ड्राउट होता है, पानी की फील्ड में कमी होती है, तो उसकी खुराक तमाम चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। ओके। सेंटर पिवट में क्या होता है, यहाँ पे हम खाद पानी को स्प्लिट करके थोड़ी थोड़ी मिकदार में दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पौधा यूनिफॉर्म ग्रोथ करता है। ठीक है। 24/7 और उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्शन है तमाम चीज़ें मेंटेन रहती हैं। ठीक है। अच्छा इमरान, मुझे ये बताएं, चूँकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है कि जब काम अच्छा होगा, जब हमारे पास एडवांस चीज़ें होंगी, तो फिर हमारी जो है प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। हुकूमती लेवल पर अगर आपकी कोई बात हुई हो तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसमें पहले एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको रन की थी जी। उसमें सेंटर पिवट्स के ऊपर सब्सिडी दी गई थी, जिसमें 60% गवर्नमेंट दे रही थी, 40% फार्मर दे रहे थे। ठीक है। उसके तहत काफ़ी सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। अब एक न्यू प्रोजेक्ट है, आनकरी वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें सेंटर पिवट्स के लिए फंड्स नहीं रखे गए। ओके। उसमें ड्रिप इरिगेशन और दूसरी चीज़ों के लिए रखे गए हैं, सेंटर पिवट्स के लिए नहीं रखे गए। सही है। अब जो हमारा फार्मर है, क्योंकि ये फॉरेन से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं है। तो जब इंपोर्ट होता है उसके जो फ्रेट चार्जेस हैं, डॉलर का एक बड़ा इन्फ्लुएंस आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा फार्मर फिलहाल इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर 80% सब्सिडी दे दे, साथ में जो इसके ऊपर टैक्सेज हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएं, जी जी, तो विद इन 10 ईयर एंड 5 ईयर इस कंडीशन में होंगे कि हम अपनी जो वीट की मिकदार है ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके। और इसी के साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जैसे शुगर केन है, गन्ना है, उसकी पैदावार तकरीबन डबल हो गई इसके ऊपर। अच्छा। आम तौर पर हमारा अच्छे से अच्छा फार्मर कन्वेंशनल तरीके से 1200-1300 मन फी एकड़ पैदावार लेता है, वो भी हज़ारों में एक होता है जी। सेंटर पिवट पर हमने बिल्कुल एक रेतले रकबे में 1750 मन पैदावार ये ली है। ठीक है। इसी के साथ साथ और क्रॉप्स हैं, आपका अल्फाल्फा है और रोड ग्रास है। ये दो ऐसी क्रॉप्स है जो कि हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर की एक बेसिक नीड है जी, फीड है। इसको इस वक्त हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ में, चाइना में। अगर हम रोड ग्रास और अल्फाल्फा लगाएं तो हमारा फार्मर पर एकड़ 8 से 10 लाख रुपए एनुअली तमाम एक्सपेंसेस निकाल के कमा सकता है। लेकिन उसमें जो बड़ी हर्डल है वो ये है कि सिस्टम की जो एक इनिशियल कास्ट है जी, वो ज़्यादा है, वो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। या तो गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम लाए, किराना देना शुरू कर दे, 2-4 साल के बाद पैसे बेशक सारे रिटर्न ले ले, तो हमारे बहुत सारे फार्मर्स होंगे जो इसको फौरी इंस्टॉल करवा लेंगे। नहीं तो ये आइडिया आपने गवर्नमेंट के सामने रखा? बेसिकली जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उनके ये चीज़ें सामने हैं, इसके ऊपर आई थिंक वो वर्किंग भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, सेंटर पिवट को। अच्छा। किया जाना चाहिए था, इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ओके। अच्छा मुझे बताएं इमरान, ये कि जाहिर सी बात है वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैं हमसाया मुल्क की बात करूँ तो आपने क्या हमसाया मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हुए देखी है? इंडिया इस वक्त बहुत आगे चला गया है, ये हमें एडमिट करना पड़ेगा। वो तो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, ड्रिप इरिगेशन है, सेंटर पिवट इरिगेशन है, मैन्युफैक्चर करके अपने कंट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अप्लाई कर दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया है। ओके। साथ में वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास टेक्निकल लोग भी मौजूद हैं जो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट जो एक कास्ट वाला इशू बना हुआ है, ये हकीकत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते।
ओके ठीक है इमरान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम। और अगेन वही बात है कि इस तरह की चीज़ों का हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वहाँ पर जो हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, एटलीस्ट हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम अपनी कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ में। वेलकम बैक जी। अब आपको बताएं कि हिप्नोथेरेपी के हवाले से बात होने जा रही है, लेकिन हिप्नोथेरेपी क्या है, ये क्यों होती है, इससे किस चीज़ का इलाज किया जाता है। अब जाहिर सी बात है मेरे साथ साथ आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी थेरेपी है भाई। बहुत सारे सवालात हैं, इन सवालात के जवाबात लेने के लिए रखे एक्सपर्ट सायरा असफर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, आई एम फाइन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गला थोड़ा खराब है, वो हमारे सबका यही हाल चल रहा है। अच्छा मुझे बताएं, हिप्नोथेरेपी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या है ये? हिप्नोथेरेपी एक बड़ी नेचुरल फॉर्म ऑफ थेरेपी अगर हम कहें, विच इज़ वेरी इंटेंसिव। ये किस किस्म की थेरेपी होती है जो एक नॉर्मल थेरेपी सेशंस के आई बिलीव आप 10 सेशंस लेते हैं, तो ये एक थेरेपी इज़ फाइन, उसके बराबर है। क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस को केटर करती है। ठीक है। और इसके अंदर हम क्लाइंट को, पेशेंट को एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं जहाँ वो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, उनका सबकॉन्शियस रिलैक्स्ड होता है, और हम उसको सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या आप एंजाइटी में हैं या आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कह पा रहे, तो फिर आप लोग ये चीज़ रेकमेंड करते हैं, ऐसा ही है? हर किस्म की प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड इश्यूज, बहुत सारे, एवरीथिंग व्हिच हैज टू डू विद द माइंड। पास मेल मेंबर्स होते हैं या फीमेल मेंबर्स आते हैं? दोनों जी। अच्छा। बहुत सारे मेरे ज्यादा इशू क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, हर 10 में से मतलब 10 लोगों को है, कोई एक भी ऐसा नहीं जो कि बचा हुआ हमें नजर आए। अच्छा, कितनी देर का ये सेशन होता है? जो पहला सेशन मैं करती हूँ वो 2 घंटे का करती हूँ, क्योंकि उसमें 1 घंटा तो हम सिर्फ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इश्यूज क्या हैं। एक्चुअल सेशन 30 to 40 मिनट्स का होता है बेसिकली। 30 to 40 मिनट्स में यू कैन टर्न योर लाइफ अराउंड बेसिकली। ओके। अच्छा, ये बेसिकली लाइक इसमें सवालात क्या होते हैं, आप क्या पूछती हैं, लोगों को रिलैक्स किस तरह किया जाता है? बिकॉज आजकल के टाइम में मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर फील करते हैं किसी से बात करते हुए कि आप कहीं लीक ना कर दें, किसी को हमारे बारे में कुछ बता ना दें, यू नो, ऐसे इश्यूज होते हैं लोगों को। एब्सोल्युटली। सो मेरे पास क्लाइंट्स जो होते हैं, आप पेशेंट्स कह लें, वो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ज़्यादा इशू होता है, इनको ज़्यादा इशू, ज़्यादा होता है इनकी ज़िंदगी में। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट की एक रिलेशनशिप होती है विच इज़ वेरी सीक्रेटिव, विच इज़ वेरी डिपेंडेबल। ऐसी कोई बात नहीं होती कि आगे बात लीक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। और दूसरा ये कि जो सवाल हम पूछते हैं टू फाइंड आउट कि वो एक धागा खींचना होता है जिससे सारी स्टोरी उनकी अनरावल हो जाए, कि पता चले असल मसला कहाँ है। सो वो हम उनसे डिफरेंट किस्म के सवाल पूछते हैं, उनके चाइल्डहुड के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, काम के बारे में। और जो एक्चुअल हिप्नोथेरेपी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो जो हमारी टोन ऑफ वॉइस होती है एंड द वर्ड्स वी यूज़, जिस तरह हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उससे दूसरा बंदा बहुत रिलैक्स फील करता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप जैसे बता रही हैं कि मेजॉरिटी लोग वो आते हैं जो कि एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि लोगों से बात करना या लोगों को इस स्टेज पर लाना कि वो हमसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करें, लोग नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि अच्छा पता नहीं शायद मुझे लोग पागल ना कहें कि मैं ऐसा सोचता हूँ, या मुझे पता नहीं लोग कहें कि ये तो शायद दिमागी तौर पे पागल हो चुके हैं कि जिसका ये माइंड है। आपके पास इस तरह के लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने घर में बात करना चाहते हैं लेकिन हमारे घर में कोई हमारी सुनने वाला नहीं होता। बहुत सारे। ये फीमेल की तादाद नहीं, मेल्स एज वेल। क्यों नहीं सुनते आप अपने मर्दों की सुना करें? और वो कहते हैं कि हम अपनी बेगम को या अपनी मदर को लाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, लाइक यू सेड, है ना? बिल्कुल। तो मैं उनको यही, लेकिन यू नो लकीली मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आ रहा है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। लोग समझ रहे हैं कि जैसे जिस्म बीमार होता है इसलिए आपका माइंड भी बीमार हो सकता है, थक जाता है। एक टाइम पे आप भले से किसी भी फील्ड में काम करने वाला, एक टाइम पे आप मेंटली थक जाते हैं, आपको रिलैक्स होने की जरूरत होती है। बिल्कुल।
अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि माइंड को आपने रिलैक्स करना है, चूँकि आपकी तो माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, अपने आप को किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप अगर कोई आपसे नहीं रब्ता कर पा रहा लेकिन वो चाहता है जी कि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, क्या कर सकता है वो? सबसे पहले तो उनको अपने आप को समझने की कोशिश करें। वेलकम बैक जनाब। हम सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान है मेहमान, क्योंकि जाहिर है 30 दिनों के लिए रोज़े हमें मिलते हैं, लेकिन ये 30 दिन हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जी फुल तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आपके घर किसी गेस्ट ने आना होता है, आप घर की सजावट करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, घर को सजाते हैं, खुद भी साफ़ सुथरे होते हैं और बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पूरे घर में खुशी का समा होता है। मेहमान की खातिर तोज़ा के लिए आप अनगिनत जो है वो डिशेस बनाते हैं और हर चीज़ आपने बिल्कुल परफेक्ट रखी होती है। इसी तरह से अब रमज़ान की आमद है और रमज़ान अल्लाह ताला ने मेहमान बना के भेजा है और इसकी तैयारी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम किसी गेस्ट के आने पर करते हैं। इसकी कदर हमें करनी चाहिए, हमें इन दिनों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रमज़ान की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुफ्ती वसीम बंदगी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, रमज़ान जैसे मैंने कहा ना, मेहमान है, 30 दिनों का मेहमान होता है ये, और हर दिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें, अल्लाह को राज़ी करें, इबादत करें। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगे, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, रमज़ान की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, रमज़ान की तैयारी अगर हम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लें तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई सीखने या सिखाने का अंदाज़ नहीं हो सकता है। ज़बरदस्त। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सीरत तय्यबा को देखते हैं तो आप भी रमज़ान की तैयारी फरमाते थे। सो हमारा सवाल बिल्कुल मैच कर गया कि हम देखते हैं कि सीरत रसूल में भी रमज़ान की तैयारी का एक तसव्वुर भी है और एक तरीक़ा भी कायम है। अच्छा, हमारे यहाँ तो आम तौर पर रमज़ान से 1-2 दिन 3 दिन या बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल रमज़ान का चाँद देखने के बाद ही एक जहन बनता है तैयारी का। नबी अलैहिस्सलाम रजब के महीने से रमज़ान की तैयारी का आगाज़ फरमाते थे। जैसा कि हदीस पाक में है, आप दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकत दे और हमें रमज़ान से मिला दे। फिर इसी तरह जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त भी उसे देख कर ये कहा करते थे कि ये चाँद बहुत खैर और बरकत वाला है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, लफ्ज़ इस्तिक़बाल हमारे यहाँ बड़ा राइज है, इस्तिक़बाल रमज़ान। अच्छा, इस्तिक़बाल रमज़ान में थोड़ी सी हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टर्म हमारे यहाँ इस्तेमाल होती रहती है। इस्तिक़बाल का माना तो किसी को खुश आमदीद कहना है, और अरबी में इसके लिए अहलम व सहलम मरहबा के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। रहब कहते हैं कुशादगी को, मतलब ये होता है कि आने वाले से हम कहते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए बड़ी कुशादगी है। अब चूँकि रमज़ान कोई ऐसा मेहमान नहीं है, फ़िज़िकली जो चीज़ आ रही हो, जैसे कोई शख्स आ रहा हो, हम उसका इस्तिक़बाल करें। दर हकीकत रमज़ान के इस्तिक़बाल से ये मुराद होती है कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर, विजदानी तौर पर तैयार करें अमल करने के लिए। इसी तरह नज़रियाती तौर पर, अमली एतबार से अपने आप को इस काबिल बनाना कि अब हम रमज़ान में जो होने वाले आमाल हैं उनको बजा लाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से भी ये बात इरशाद फरमाई। एक दफ़ा आपने इरशाद फरमाया, अत-तरग़ीब व तरहीब की एक रिवायत है, सहाबा से कहा, बिल्कुल रमज़ान करीब था, तो फरमाया कि मा तस्तक़बिलून माज़ा यस्तक़बिलुकुम, कहा तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तिक़बाल कर रहा है। अस्हाब रसूल बात को नहीं समझे, आप अलैहिस्सलाम ने समझाया, फरमाया कि तुम रमज़ान जैसे बाबरकत महीने का इस्तिक़बाल कर रहे हो। अच्छा, इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम का एक इस्तिक़बालिया खुतबा भी मौजूद है, जो कि आपने रमज़ान से एक दिन पहले इरशाद फरमाया। उससे पहले एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम शाबान के महीने से बाकायदा रमज़ान की तैयारी शुरू करते थे। एक टेक्निकल बात भी है कि आप 11 महीने तक अगर खाते पीते रहे, अचानक से कल से रोज़ा आ जाए तो आपकी आदत और तबीयत पर यह बात बहुत भारी है कि आप अचानक से अपने 11 महीने के मामूलात को तब्दील कर लें। इसलिए सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना बहुत ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, हिकमत से सिखाने का अंदाज भी है कि आप शाबान से रोज़े रखना शुरू कर देते। अच्छा, ये जो शाबान के महीने में रोज़े रखना है, ये दर हकीकत रमज़ान की तैयारी है। इससे हमें ये बात भी समझ में आ रही है
कि रमज़ान की तैयारी से मुराद खाने पीने का एहतमाम करना नहीं था, अमली एतबार से अपने आप को तैयार करना था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि रोज़े रखते रखते रमज़ान से मिला देते। सो आपका ये अमल इसलिए था ताकि हम पहले से तैयारी करें। पहले से अगर हम कुछ रोज़े रखना शुरू करेंगे, ऐन जब रमज़ान का महीना आएगा तो हमारी तबीयत रोज़े के मुआफिक हो जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगी। सो हमें रमज़ान का रोज़ा रखना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह रमज़ान की एक तैयारी का तरीक़ा और अंदाज़ शाबान के महीने में हमें यह भी मिलता है। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये अमल किया करते थे, बल्कि वो ये करार देते थे, चूँकि कुरान का नुज़ूल तो रमज़ान में हुआ, लेकिन कुरान को पढ़ने और उसकी तैयारी और एहतिमाम करने के लिए शाबान को मुंतखब फरमाते थे। इसलिए बाज़ असहाबे रसूल ने शाबान के महीने को शहरुल कुरान का नाम भी दिया, यानी कुरान का महीना। इसी महीने में कुरान की तिलावत का आगाज़ फरमाते थे। इसी तरह जो ताबईन हैं, असहाबे रसूल के जो शागिर्द होते थे, उन्होंने इसको शहरुल कुरू का नाम भी दिया, यानी कारियों का महीना। सो इस महीने में तिलावत का भी आगाज़ फरमा लिया करते थे, यानी कुरान की तिलावत भी इस महीने से शुरू हो जाती थी। और एक रिवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम इस महीने से बहुत ज़्यादा सदका और खैरात का भी आगाज़ फरमा देते थे। अब जब रमज़ान आता तो उसमें रोज़ा रखना, उसमें कुरान की तिलावत करना, उसमें इबादात, सदका और खैरात करना, ये तमाम चीज़ें पहले से अपनी आदत बनाकर शुरू कर ली जाती थी और रमज़ान में बड़े आराम से आदत के मुआफिक उन कामों को जो है ना कर लिया जाता था। सो इसलिए हमारे लिए भी ये ज़रूरी है हम शाबान के महीने से इन इबादात को अपने अमल में ले आएँ। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक इस्तिक़बालिया खुतबा भी इरशाद फरमाया, जिससे हमें रमज़ान के इस्तिक़बाल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और हमें यह पता चल जाता है कि रमज़ान के इस्तिक़बाल से मुराद क्या है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन रमज़ान से पहले हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया। अच्छा, उसका मफ़हूम और मुख्तसरन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना साया फिगन होने वाला है, जिस महीने के अंदर एक ऐसी रात आती है जिसकी इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है, और उसकी रातों का क़याम यानी नमाज तरावी अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दी है और दिन का रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया। फरमाया उस महीने की खुसूसियत यह है कि उस महीने में नफली नमाज पढ़ना फ़र्ज़ के बराबर हो जाएगी और एक फ़र्ज़ अदा करना 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाएगा। इसी तरह फरमाया उस महीने की खुसूसियत यह है कि वो सब्र का महीना है, और फरमाया सब्र की जज़ा, उसका बदला अल्लाह जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा। इसी तरह इस महीने के बारे में ये भी फरमाया कि यह महीना एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है, यानी दूसरों की तकालीफ दूर करना, हमदर्दी करना, सिला रहमी करना। इसी तरह फरमाया कि इस महीने की खास बात यह है कि इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी रोज़ेदार शख्स को रोज़ा अफ्तार करवा देगा, अल्लाह ताला उसकी गर्दन को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा देगा। असहाबे रसूल ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स ये इस्तिताअत नहीं रखता कि वो किसी को रोज़ा अफ्तार करवा सके। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रूरी नहीं है कि वो पेट भर के खाना खिलाए, अगर वो खजूर का एक दाना, पानी की एक घूंट और दूध की एक घूंट के साथ भी रोज़ा अफ्तार करवा दे, फरमाया तब भी उसको ये अजर मिलेगा। और अगर किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिला दे तो फरमाया कि अल्लाह उसको मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा, और उसके बाद वो शख्स कभी भी प्यासा नहीं होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि इस रमज़ान का पहला अशरा अल्लाह ने रहमत वाला बनाया है, दूसरा अशरा अल्लाह ने मग़फ़रत वाला बनाया, और तीसरा अशरा अल्लाह ने जहन्नुम से आज़ादी वाला बनाया। और इस खुतबे के आखिरी जो अल्फाज थे वो नबी अलैहिस्सलाम की ये थे कि जो इस महीने में अपने मातहत अफराद पर काम में तखफीफ करता है, आसानी करता है रोज़े के एहतराम में, फरमाया अल्लाह उस शख्स को भी जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा। सो नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान से पहले इस्तिक़बाली अंदाज में ये तमाम बातें इरशाद फरमाई, जिनका खुलासा ये निकला कि हमें अपने आप को नेक आमाल करने के लिए, नेकियां करने के लिए, दूसरे के साथ हमदर्दी करने के लिए, सब्र जैसा मादा अपने अंदर पैदा करने के लिए तैयार करना होगा। इस माना में इसको रमज़ान की तैयारी और इस्तिक़बाल रमज़ान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम अक्सर ही देखते हैं कि रमज़ान में दूसरे ममालिक में तो होता है ये कि जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस लिस्ट कम भी होकर आए तो लोग जो हैं समझते हैं कि ये कमाने का महीना है और वो दुगनी 3 गुना जो है वो कीमतें बढ़ा के देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है लोग मजबूर हैं, उन्हें ख़रीदनी है। तो क्या ये तर्ज़ अमल बीइंग अ मुस्लिम ठीक होता है? ये तो समझने के बहुत ही ख़यानत और बदनीयती पर मबनी ये अमल हो गया।
सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये करते थे कि जब शाबान का महीना आता, वो अफराद जो कोई बिज़नेस कारोबार करने वाले, काम काज करने वाले, वो तमाम अपने कामों को समेट लिया करते थे और कामों को जो है वो संभाल लिया करते थे, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो वो समझते थे कि ये नेकियां कमाने का महीना है। अच्छा, हमने बिल्कुल उलट कर दिया है, हमारा ग्राफ जो है बहुत गिर चुका है एज ए मुस्लिम, कि हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि नेकी करने की या सवाब कमाने की बात करें, हम अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो देते हैं, पैसे की तरफ तवज्जो देते हैं। तो ये अमल तो न शरी एतबार से दुरुस्त है, न अखलाकी एतबार से दुरुस्त है, शरीयत के एतबार से भी इसकी मुजम्मत है। यानी आम हालात के अंदर भी हमें ये हुक्म दिया गया कि हम किसी का इस्तेहसाल नहीं कर सकते हैं, हम प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गिरा, बहुत महंगे दामों चीज़ को फ़रोख्त नहीं कर सकते, हमें तो इससे भी मना किया गया। चे जाए कि जब रमज़ान का महीना आ गया, इसको तो कहा यह गया, जैसे अभी हदीस का एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा कि हुजूर फरमाते हैं कि अपने मातहत अफराद जो है उनमें काम में तखफीफ करो। अच्छा, काम में तखफीफ का बोला है, उनकी सैलरी काटने का नहीं बोला है कि आप उनके पैसे भी कम कर दें। तो ये जो पॉइंट हमें बताता है कि जब रमज़ान का महीना आएगा तो आपने नेकी कमाने की तरफ अपना जहन रखना है। ये हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, महंगे दामों फरोख्त करते हैं, और फिर ये सब इस्तेहसाल करने के बाद मुसलमानों का फिर ये तवक्को रखते हैं कि अब हम नमाज तरावी पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, और फिर इस पैसे से जिससे हमने किसी के साथ ज्यादती की, लोगों को रोज़ा अफ्तार करवाएंगे, हमें सवाब मिलेगा। ये अमल कतअन दुरुस्त नहीं है और इस पर सवाब की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बल्कि वो एक हदीस पाक मुझे याद आई कि जब कोई शख्स किसी का इस्तेहसाल करे, नाजायज़ तरीके से अगर माल कमाता है, तो उसकी तो दुआ भी कबूल नहीं होती है, उसकी तो इबादत भी कबूल नहीं होती है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक शख्स हज करने के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर रो रो के गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगता है, तो परवरदिगार आलम की तरफ से उसके लिए जवाब आता है कि मैं तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करूँ कि तुम्हारे बदन पर लिबास जो है हलाल का नहीं है, तुम्हारे पेट में जाने वाला लुकमा हलाल। तो ये जो रमज़ान में हमारा तर्ज अमल है, ये तर्ज अमल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि इसके मुकाबले में आप गैर मुस्लिमों को देखें, वो अपने किसी भी इवेंट के ऊपर प्राइस कम कर देते हैं, लोगों को सहूलत देते हैं, फ्री करते हैं जी, डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर कहत पड़ गया, तो आपने अपना माल तिजारत मंगवा कर लोगों को फ्री में तकसीम करना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको तो चाहिए था कि आप मुझे फ़रोख्त करते, मैं आगे इसको लोगों को फ़रोख्त करता। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह से सौदा कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को ये चीज़ बेच रहा हूँ। तो कभी हमें ये भी तो कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, ये भी तसव्वुर कायम करना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के वापस करता है। बेहद शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो रमज़ान की आमद और तैयारी ये नहीं होती कि आप अपने घर को सजाएं, ठीक है, ये एक हिस्सा है, लेकिन अपने आप की यानी खुद एहतसाबी की भी बड़ी ज़रूरत होती है। वेलकम बैक। किचन में मैं मौजूद हूँ। हम सबको पता है रमज़ान करीब है और रमज़ान में नई नई डिशेस बनती हैं और कुछ पुरानी डिशेस में जिद्दत आ जाती है, जैसे पकोड़े। पकोड़े तो हर दस्तरखान पे मौजूद होते हैं। अच्छा, वैसे मैंने बता दिया है कि पकोड़े बनने जा रहे हैं। शेफ बशीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। मैंने बता दिया पकोड़े बन रहे हैं। अच्छा, आप भी बताएं क्या बन रहा है? मिक्स पकोड़े। मिक्स पकोड़े कह सकते हैं, लच्छेदार पकोड़े कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स पकोड़ा इसमें। अच्छा, मिक्स के अलावा एक और भी चीज है, हाँ, रोल, वेजिटेबल रोल। वेजिटेबल रोल है। हमारी ख्वाहिशात है बना, क्योंकि जी हमें बड़े पसंद है ये दोनों चीजें। हमें से मुराद है मुझे और मेरी टीम को, तो हमने कहा जी आज रमजान से पहले बनाएं, खिलाएं हमें, ताकि हम रमजान में अपने घरों में बनाएं। तो बताएं जी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जनाब, मैं आप सबसे पहले बताता हूँ। हमने लिए एक पाव बेसन। बेसन जो है ना, ऑलरेडी आप कभी भी ले तो कोशिश करें इसको पहले से आप इसको भिगो दें, मतलब ताकि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने इसके अंदर थोड़ा आपको एक चुटकी भर जो ना मीठा सोडा इसमें ऐड कर देंगे आप, ठीक है। और ऐड करने के बाद उसको हमने पानी से डाल के ये पेस्ट बना दिया, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सुना सुना और बिल्कुल फ्रेश बनेगा, फुल ही बनेगा। मतलब बहुत से लोग जो है हाथ का जो करते हैं तो वो यानी कि हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक बेस कर दिया। अब इसके अंदर मसाले जो डालने हैं वो हम डालेंगे, ठीक है जी। एक पाव बेसन लिया हमने, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह, सॉल्ट हस्बे जायका 1 टीस्पून के बराबर आपने लेना है, ठीक है। ये अपने ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। रेड चिली पाउडर, ये भी स्पाइस के मुताबिक होता है, ठीक है। आप इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर में ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन चिली भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जनाब, ओके। अच्छा, साबित ज़ीरा जो है वो भी मैं ऐड कर इसमें, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा 1/2 टीस्पून के बराबर, यानी कि थोड़ा सा इसका एक अरोमा बेहतरीन सा आएगा, ठीक है जनाब। और एक चीज़ है इसके अंदर, जो अनार दाना, ये देखें, ये
ज़्यादातर ये खट्टा मीठा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा कर देता है, तो हम 1 टीस्पून और 1 टीस्पून और ऐड करें। 2 टीस्पून अनार पाउडर ऐड। अच्छा, ये कम्प्लीटली आपका ये मिक्स पकौड़ा तो हो गया। अब इसके अंदर वेजिटेबल ऐड होंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड करें, ठीक है। और अरोमा के लिए हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा एक प्लेन पकौड़ा। आपने बनाना हो तो इसके लिए अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऐड करेंगे, ठीक है? इन सबको मिक्स कर दिया, और ये देखिए अभी हम बताते हैं आपको वेजिटेबल इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर चाहे पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक करके, बारीक चॉप करके। बिस्मिल्लाह। ये हमने इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसके 2-3 पीस, सॉरी, ये हमने इस तरह कर लिया। इससे ये देखिए, आप इसको क्या करना है, बिल्कुल बारीक। इसकी वजह ये है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा होने के बाद पकता नहीं है। ओके। तो हम इसको बिल्कुल लच्छेदार बना रहे हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से जूलियन कटिंग कर दी हमने, ठीक है। ठीक है जनाब। साथ में ये इसके अंदर अनियन हम ऐड करेंगे, ओके, चॉप करके बिल्कुल। ये भी बिल्कुल बारीक, ये देखें इस तरीके से। दूसरा, अच्छा लच्छेदार, ये इस तरह स्प्रिंग है ताकि इससे पकौड़े जब बनेंगे तो उसके अंदर एक लच्छेदार बन जाएगा ये। तो ये हमने इसका ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह। ये देखिए, साथ में इसके अंदर आप पालक भी आप ऐड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हमने इसके स्पेशल लेंगे, ये देखिए 2-3 टेबल स्पून ये पीस ले लिया हमने इस तरीके से। अब इसको फोल्ड करना होता है बेसिकली। आप इसको जब जितना फोल्ड करेंगे उतना ये बारीक, ये बिल्कुल बारीक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ये देखें, ये हमने कटिंग कर दी। जबरदस्त। अब जब ये आपके अंदर पूरा स्पाइस यानी कि इसमें अरोमा लगेगा, इसके अंदर सारा लगेगा, तो ये पूरा लच्छेदार की तरह बन जाएगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसमें वेजिटेबल्स आप कितना ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने चॉइस के ऊपर है। ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ये हमने इसके अंदर जबरदस्त वो बना है इसका पेस्ट, जबरदस्त, ठीक है। अगर स्पाइस करना है तो इसमें हम ग्रीन चिल्ली 1 अदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल इसी तरह चॉप करके, बिल्कुल, ठीक है जी। ये देखिए हमारा हो गया। यानी कि इसके अंदर 1 से 4 से 5 किस्म के पकौड़े बना सकते हैं, ठीक है। एक कुछ लोग पालक के साथ बनाते हैं, हाँ, ठीक है ना, तो आप इसके अंदर पालक ऐड कर दें। ये हमने इस तरह, अब इसको ना पेपर्स को निकालेंगे हमने, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, ये स्पाइस ज़्यादा ना हो जाए, तो हम सिंगल सीड निकालेंगे इसकी, ठीक है। और सीड निकालने के बाद ये हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, उसके अंदर रेशर भी बना सकते हैं, चंक्स भी बना सकते हैं, और जूलियन भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने सब जूलियन बनाया है तो ये हमने सारा जूलियन बना दिया, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, सिंपल। ये हमारा एक बेस हो गया आपका मिक्स पकौड़े का, ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और ऑयल भी हमने गर्म कर दिया पहले से, टाइम बचाने के हिसाब से, तो इसको हम करेंगे नॉर्मल, ठीक है जी। इसके अंदर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है वेजिटेबल, वो है वेजिटेबल रोल के लिए, तो हम उसकी कटिंग भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद पका भी सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे बनने जा रहे हैं, ये हमारे पकौड़े हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें, इस तरह के छोटे छोटे आप अलग से ये जल्दी जल्दी ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग पानी मिला के करते हैं, छोटे छोटे देखा होगा आपने। अच्छा, हाँ, इनके हम लेके पानी के साथ छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं हाथ से। तो बहुत आसान तरीका है कि आप फोक की मदद से इजी भी और साफ सुथरा भी हो जाएगा, बिल्कुल। ये देखिए, जबरदस्त ट्रेडिशनल जी। भूख लगना शुरू हो गई। असल में हुआ ये कि इसमें ऑयल भी मैंने पहले से गर्म कर दिया था, ठीक है जी। और जो आपका जो है मैदा है, इनके बेसन है, वो भी फुलफुला हो गया, ये देखिए, इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट बन रहा है। अगर ये आप फ्रेश बनाते हैं इसी टाइम और इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो ये चीज़ें नहीं आती, मतलब ये देखें इस तरीके से आपका बिल्कुल लाइट, ठीक है। इस तरीके से हमने मिक्स पकौड़े इस पर ऐड कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके अंदर ही, ठीक है जी। अब हम इसको फोक्स के जरिए भी थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ये देखें, जो पहले वाले हैं हम उसको ऐड भी निकाल सकते हैं, लाइट से ब्राउन आप इससे, जी बिल्कुल लाइट से, क्योंकि टेम्परेचर मैंने हार्ड था तो मैंने उसको स्लो कर दिया, बस 3 पे ले आया, 3 पे लेके आया। तो होता ये कि बहुत ज़्यादा अगर फास्ट में आप बनाएंगे तब भी ये होता बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन हो जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा,
तो ये देखिए हमारा ये है। अच्छा मुशीर भाई, कुछ फ्राइड आइटम्स ऐसी होती है जो कि बाहर से तो ब्राउन हो जाती है, जी बिल्कुल, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। उसकी वजह ये देखिए ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसी है वजह, ये टेम्परेचर का है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जैसे भी आप उसको अगर बहुत ज़्यादा हार्ड में डाल देंगे, ठीक है, और उसके अंदर चीज़ कुछ सख्त होगी, ये टॉपिंग ज़्यादा होगी, चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो वो चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से बिस्मिल्लाह, ये देखिए हम सॉरी इसको हम करते हैं इस तरीके से निकाल लेते हैं, ये दें। ठीक है, जो हमारे पहले हो गए वो हम इसको निकाल लें। ठीक है, इस तरीके से बिस्मिल्लाह, इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जी बिल्कुल झटपट बन गई, इसलिए क्योंकि तैयारी हमने पूरी कर ली हुई थी। और ये हमारे पास पकौड़े का भी पूरा सबका निकल गया, ये देखिए। ठीक है, ज़बरदस्त। ये हम डालेंगे और उसके बाद जो है दूसरा जो है वेजिटेबल की, उसकी भी कटिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास रेडी ये। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं और इसके बाद थोड़ा मज़ीद जो है ना इसके लिए कंप्लीट वो डाल देंगे। तो ये हमारे जब तक ये सारे बन जाएंगे और सेकंड जो है हम उसके वेजिटेबल बन लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका टेम्परेचर देखिए थोड़ा सा आपने दोबारा, कोई जी चीज़ निकालते हैं तो टेम्परेचर उसका दोबारा हो जाता है नॉर्मल ना, तो इसको हम ये एक सेकंड पार्ट दे देंगे और ये पहले वाले निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। एक पाव पकौड़ी से आराम से आप पूरे एक डिश जो है नॉर्मली बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और रमजान में तो पकौड़े हर दस्तरखान बिल्कुल तकरीबन ऐसे जी बिल्कुल, पकौड़ों के बगैर आपकी इफ्तारी होती नहीं है। अच्छा, कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा पहले आप बना लें। अच्छा, तो थोड़ा सा यानी कि बेस कम से कम ये बेस चीज़ें ना, तो आप जो है बेसन जो है वो 1 घंटा पहले कर लें, 1 से आधा से 1 घंटा कम से कम, ताकि वो जो सॉफ्टनेस है, जो चीज़ें आती है बाजार के हिसाब से, वो चीज़ आ जाए। मतलब ठीक है, ये हम इसको करते हैं और उसके बाद हम चीज़ें आपको बता देते हैं कटिंग के लिए। वेजिटेबल रोल बनेगा। ठीक है जी, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ मांडा पट्टी जो है वो आपका मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, खुद से बनाते हैं मगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, तो आपको बाजार में नॉर्मली मिल जाता है। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस होते हैं इसके। ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के पीसेस आप बनवा लें। ठीक है, कटिंग करवा लें। इससे बहुत सारे बड़े रोल भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वेजिटेबल के अंदर है तो वेजिटेबल की बात हो रही है, इसमें हमें चीज़ें चाहिए बताता हूँ आपको। चाहिए आपको बंद गोभी, ठीक है जी, कैरेट्स, जी ऑलमोस्ट, ठीक है, चाइनीज़ रोल्स कह सकते हैं आप, वेजिटेबल रोल कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ग्रीन पेपर। ठीक है जी, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जब तक हमारी पकौड़े बन रहे हैं। और करना ये इसको बिल्कुल बारीक बारीक है। ठीक है, बिल्कुल ये बारीक इस तरीके से, जी बिल्कुल इस तरीके से कर लें आप, और बिल्कुल जूलियन कटिंग में बारीक कर लें। तो कुछ लोग तो कद्दूकस वगैरह भी कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बारीक रहेगा। चंक्स आना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, चंक्स आने चाहिए इस तरीके से। ये आपने कर दिया कैबेज। ठीक है, साथ में आपने इसको कैरेट्स ले लिया, इसके भी इस तरह आपने बिल्कुल बारीक बारीक। अक्सर देखा होगा ना चाइनीज़ रोल जो खाते हैं आप लोग, उसमें जूलियन कटिंग होती है। तो इस तरीके से आपने, ये हो गया, सारी कटिंग हो गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मर्जी ये है कि इस तरह इसका ये तरीका होता है कि एक बराबर, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 100 ग्राम ले लें या 1 पाव ले लें, जिस तरीके से बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा बनाएंगे, 1 पीस हमने ले लिया ये। ठीक है, इस तरीके से। और एक शिमला हमारे पास, ठीक है, उसको भी सेंटर, और ये इस तरीके से आपने सेंटर पॉइंट जो है निकाल लेना आपने। ठीक है जी, ये होगा ना, ये थोड़ा कड़वा होता है इसलिए हम इसको निकाल लेंगे। पीसेस वैसे ही करना आपने, बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये 3 वेजिटेबल्स हो गई, साथ में इसमें स्प्रिंग अनियन जो है वो भी हमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, जब हमारे पास ये वेजिटेबल कंप्लीट हो गया। इसका तरीका ये है कि आप इसको चाहें तो आप सौते भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, किसी चीज़ में इस तरीके से। ये हमारे पास आ गया ग्रीन बेस बनाने के बता दिया मैंने आपको। इसका ये है बेसिकली ग्रीन फिल, ये देख पीस। ठीक है जी, अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद ग्रीन पीसेस जो है वो हम ऐड करेंगे, हरा प्याज जो है। ओके, ठीक है जी, ये हमने डाला हुआ है। इस तरीके से इसको आपने बिल्कुल स्प्रिंग कर लिया इसमें। ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया।
स्प्रिंग अनियन। दैन हमारा जो है वेजिटेबल्स के जो स्लाइस है वो वेजिटेबल हमारी रेडी हो गई। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, टेम्परेचर हमने लाइट किया था, तो बस ये भी ऑलमोस्ट हो रहा है आपका तकरीबन। ये ठीक है जी। अब इस पर स्पाइस हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इसकी जो स्पाइस है वो देखते हैं, बिल्कुल सिंपल से है। वाइट पेपर, दखनी मिर्च जो है ये देखिएगा। ठीक है, हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है, तकरीबन, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी के हिसाब से अगर 1 किलो है या आधा किलो है तो 1 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, ये हम डालें ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट ये 1/2 टीस्पून के बराबर डालें। ठीक है, और इनको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जो स्पाइस है, 2 सॉस जो है वो 2 किस्म के हम डालेंगे। एक चिली सॉस इस तरीके से आपने 1 टेबल स्पून के बराबर आपने डाला है। तकरीबन ये 2 टीस्पून आपने ऐड कर दिया। ठीक है, साथ में हम डालेंगे सोया सॉस। ठीक है, तकरीबन चाइनीज़ की जितने भी आइटम देखा होगा आपने, इसमें हम लोग ऐड करते हैं। सारे चाइनीज जी जी रोल हैं या फिर आप वेजिटेबल रोल ही नहीं कहते, बिल्कुल, तो वो वाली चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो टेस्ट आए। बिल्कुल है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज का भी टेस्ट आ जाए। चिकन पे तो हमारी ये वेजिटेबल जो है ऐड करिए। कुछ लोग जो है बॉयल जो है एग वगैरह भी डाल देते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने जो है वो जो चीजें ऐड कर दी। हाँ। आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि जाहिर है चिकन का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। जी जी, अच्छा, बिल्कुल। फिर क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, फिर ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे पकौड़े हैं ये ऑलमोस्ट तकरीबन डन हो गए। और मैंने एक ये पकौड़ा खाया भी है। जी जी, बिल्कुल अच्छे बने। थैंक यू। क्योंकि इस समय पहले से मैंने तैयारी की थी ना, तो वो टाइम हमारा जो है आपका बच जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब जिसकी बाकी फीलिंग है वो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इजी बनाने का तरीका। ठीक है जी, ये है हमारे पास आएंगे पीछे। इस तरीके से आप मुख्तलिफ डिफरेंट साइज में आपके पास जो है वो कटिंग मिलती है। ठीक है, बहुत से लोग चकोर भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। इस तरीके से आप इसको कटिंग करवा लेना है छोटे रोल के लिए। ठीक, और हम इसको ऐड करेंगे, निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमारा हो गया ड्राई। ये हम उसको निकालेंगे। तकरीबन चीज़ें हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है इसके बाद हम इसी में आप जो है फ्राई करेंगे रोल को। ठीक है जी, ठीक है, डन है। ये हो गया हमारे पास। चलें, बिस्मिल्लाह। ये चलो, ये आप इसको बता देता हूँ आपको। रोल के लिए सिंपल ये करना आपने, सिंपल ये तरीका इसका आपने इस तरीके से, ये तो चाहे उसको सौते भी कर सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। वेजिटेबल डाला आपने, ये आपके ऊपर होगा कि इसमें ऐड जो है चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। जी जी, हमने बेस आपको जो है वो बता दिया। ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई भी एक गम आपने साइड पे मैदा या आटा, बेसन आटे से थोड़ा सा साइड लगा दिया आपने। ये किनारा फोल्ड करने के लिए ये आपने कर दिया सिंपल। देन कर दिया आपने इसको रोल ऐसे। बिस्मिल्लाह। लास्ट में जो है आपने फिर दोबारा इसको ये भी ताकि अच्छी तरह से वो बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना के डीप फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रीजर में भी रख सकते हैं। नॉर्मली पहले तैयारी कर लें, मतलब जिस तरह की बना लें। और फ्रोजन देखा होगा आपने मार्केट में भी आजकल बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाता है आपको। तो ये कि खुद से बनाएंगे तो आप ऐसी बात है तकरीबन जो आपके हाथ की चीज है वो मार्केट से बनी बनाई चीजों में नहीं आती। हाथ के अलावा आपकी जेब की भी तो बात है ना। हाँ, अच्छा, महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है तो प्रेफर यही करें कि घर में बनाएं। जी जी, बिल्कुल। तो इसलिए आपको उसमें फ़ायदा ये है, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपकी जेब के भी है और आपकी खुद का भी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गए। और इसको भी हम दूसरी सेकंड भी कर लेते हैं इसी तरह। मतलब ऑप्शन ये है कि इसमें वेजिटेबल अगर हमने ऐड कर दिया है, आप जो है जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपका दिल कर सकता है, जितनी आपकी जेब इजाजत दे सकती है। बेस हमने बता दिया, वेजिटेबल्स वगैरह चिकन वेजिटेबल बना दें, आप चिकन की रोल बना दें। ठीक है, इस तरीके से तो वेजिटेबल हमने ऐड कर दिए। सौते भी कर सकते हैं, आपको 2-3 ऑप्शन है आपके पास। इस तरीके से आपने हम जल्दी से जाहिर है हमारा लाइव शो होता है और प्रोग्राम में हमारे पास वक्त की थोड़ी किल्लत होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा 3 बना लिए, जरा 3 फ्राई भी करवा लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये नहीं चले। अरे वाह भाई, ये देखें, ये ले भाई, जबरदस्त। ठीक है, टाइम के हिसाब से हमने आपके पास ये भी कर दिया, उसकी तैयारी कर लेते हैं।
ताकि हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो जाए इस तरीके से। और इसको आपने इस तरह के रोल करना है। ठीक। अच्छा, इसका भी यही होता है कि थोड़ा सा तेज़ हो, आपका गर्म हो, उसके बाद नॉर्मल, उसको नॉर्मल कर दें आप। ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है, आपने करना है इसकी तैयारी। ठीक है, गार्निश प्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी है किसी भी चीज़ के लिए। आप इसको रोल कर लें बस, इसको इस तरीके से। ये हो गया, इस तरीके से ये घूमेगा। बस ये हो गया हमारे पास वेजिटेबल्स। ठीक है जनाब, पकौड़े भी रहेंगे, आपके रोल भी रहेंगे। बन गए आखिरकार समोसे भी और साथ में रोल भी, वेजिटेबल रोल। बिल्कुल, ये हमारे पास लाइट से आप उसको ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन भी चाहिए। बिल्कुल, ये देखें, इसमें भी आप चाहें जो भी है अपनी मर्जी से बना के फ्रोजन भी रख सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। वैसे भी रख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये हो गया कि आप फ्रीज कर लें बना के। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी रोजे में इतना टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है, थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये डालना है आप। ठीक है जी, इस तरीके से। अच्छा, बहुत सारे जो डार्क होता है वो देखा होगा आपने, उसमें होता ये कि फ्रेश ऑयल में रेड ब्लैक ऑयल जो है वो मिलाते हैं। अच्छा, जो फ्राई करने वाले लोग हैं वो उसको कलर देने के लिए पुराना तेल भी ऑयल करते हैं। अच्छा, यूज़ करते हैं। ये भी एक फार्मूला है। थोड़ा सा जो शॉप वगैरह में मिलते हैं उसमें आपको ये कलर नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, सिर्फ फ्रेश ऑयल कैसे है। चलें जी, ये है पकौड़ा, हमने आपको बनाना सिखाया। उसके साथ ही साथ वेजिटेबल रोल, जिसे आप चाइनीज रोल भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच बशीर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा ये।